नमस्कार विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे, विभिन्न जो भौगोलिक वातावरण है उसके अंतर्गत ह्यूमन लाइफ, मोड ऑफ लाइफ किस प्रकार से चलता है। और इसी श्रेणी में हम इक्वेटोरियल रीजन यानी हम भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यानी इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और इसी जनजातियों की श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले हमने बोरो जनजाति कहा जाता है के बारे में डिस्कस किया। इसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं पिग्मी को। पिग्मी को पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं कुछ रीजन्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र यानी जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी कुछ विशेषताएं हमने कल वक्त की जो क्लास थी उसके अंदर भी पढ़ी। क्या विशेषताएं हैं आगे आने वाली स्लाइड में एक बार पुनः देखेंगे। यहां पर तो केवल आप ये याद रखिएगा कि भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में है, जैसे कि हमने कल बोरो पढ़ा, तो बोरो जो है वो हमारे साउथ अमेरिका में रहती है। पिग्मी की बात करें तो ये हमारे अफ्रीका में है। समांग और सकाई जो है ये दोनों ही आपके जो मलाया रीजन है वहां पर निवास करती है, यानी दक्षिणी जो एशिया है वहां पर ये जनजातियां मिलती हैं। तीनों की ही ये चारों की जो जनजातियां हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको सेम मिलेगी। उनका जो कार्य है उसमें थोड़ी सी आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है कि कौन सी जनजाति कौन सा वर्क करती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद ये तो रहे वन क्षेत्र यानी जंगलों में निवास करने वाली जनजातियां। कुछ हम हॉट डेजर्ट्स के अंतर्गत जनजातियों को भी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम बुशमैन्स को पढ़ेंगे। बुशमैन्स काफी लंबे होते हैं, शरीर का रंग थोड़ा चॉकलेटी होता है, तीर कमान लेकर घूमते हैं। क्या विशेषता है आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ ट्राइब्स को हम ग्रासलैंड, मेजर जो ग्रासलैंड है वहां की जनजाति को पढ़ेंगे। मसाई है, मसाई जो है आपके केन्या में निवास करती है। इसी प्रकार से बडाविंस को पढ़ेंगे। अरब जो क्षेत्र है उस अरब में आपको बदाविंस या बद्दू मिलेंगे। किर्गिज की बात करेंगे तो जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में यहाँ पर आपको ये जनजाति मिलेगी। इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत हम एस्किमो को पढ़ चुके हैं। और एस्किमो जैसी ही विशेषताएं आपको, एस्किमो को एक और वर्ड यूज लिया जाता है, इन्हें कहा जाता है इन्यूट। देखा कई चीजें हम डिस्कस करने से रह जाता है। एस्किमो का जो अर्थ होता है वो होता है, कई बार छोटा प्रश्न पूछा जाता है, कच्चे मांस को खाने वाला। तो कहीं ना कहीं ये इनको बुरा लगता है, लेकिन वहां पर खाना पकाने की जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है इसलिए वह अपना खाना कच्चा ही खाते हैं। लेकिन वो अपने आप को एस्किमो से ज्यादा एन्यूट कहलाना ज्यादा पसंद करता है। एन्यूट का अर्थ होता है मानव। तो ये अपने लिए एक स्वाभिमानी शब्द हमेशा चाहते हैं कि हमें एन्यूट कहा जाए, इन्यूट कहा जाए, हमें एस्किमो से नहीं पुकारा जाए। संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जिन्होंने भी इस जनजाति की खोज की या इसके बारे में लिखा तो उनको भोजन करते हुए देखा होगा और नाम दे दिया एस्किमोज यानी कच्चे मांस को खाने वाला। सैमोइड्स, तुंग्यू और चकची ये अलग अलग जनजातियां हैं जो आपके स्कैंडिनेविया, साइबेरियन रीजन यानी जो ठंडे प्रदेशों के अंदर रह रही। तो ये सभी जो जनजातियां हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। वापस पहुंचते हैं हमारे पिग्मीज पर। पिग्मीज की बात करते हैं तो पिग्मीज जो है वो इक्वेटोरियल हमारा हॉट और वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब इस रेन फॉरेस्ट की कुछ विशेषता हैं। विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र है, यानी बोथ साइड 0 डिग्री
से लगाकर 10 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन है वह कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। अब इस ट्रॉपिकल रीजन में क्या विशेषताएं होती है, रेन फॉरेस्ट क्यों पाई जाती है? तो साल भर यहाँ पर हाई टेम्परेचर मिलता है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बारिश की संभावना है, यानी प्रेसिपिटेशंस के जो परसेंटेज होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। यही कारण होता है कि डेली यहाँ पर 4 o'clock शाम के समय यहाँ पर बारिश हो जाती है। 4 o'clock रेनफॉल भी कहा जाता है। शाम को 4 बजे हमेशा से ही यहाँ पर डेली यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ की वायु काफी ह्यूमिड रहती है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, और दूसरा ये पूरा का पूरा क्षेत्र है तो वहां पर आपको ओशन रीजन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इस कारण हवा के अंदर यहाँ पर नमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पर बारिश की संभावना, प्रेसिपिटेशंस की जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। बारिश ज्यादा होती है इसलिए डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, काफी लंबे लंबे यहाँ पर वन देखने को मिलेंगे, और वन ज्यादा है तो वहां पर आपको दूसरी विशेषता भी देखने को मिल देंगी। काफी ज्यादा पानी बरसता है इसलिए काफी कटा फटा यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स और जो मक्खियां है, मच्छर है, उनका प्रकोप रहता है, और ये दोनों जहां पर रहेंगे वहां पर बारिश बीमारियों की जो संभावना है वो काफी ज्यादा रहेगी। इसलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है, इनका वातावरण जो है वह ह्यूमन के लिए अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। अतः यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, यानी पॉपुलेशन जो है वो काफी डिस्पर्स्ड पाई जाती है, काफी दूर दूर पाई जाती है, या फिर न के बराबर यहाँ का पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है। ये ऐसा क्षेत्र है कि काफी ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फूड गैदर्ड की जो प्रवृत्ति है, एटीट्यूड पाया जाता है, उसका कारण है कि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। रोज शिकार मिलेगा उसकी भी संभावना ही नहीं है। हानिकारक या खतरनाक जो जीव हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो इस खाने को यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर हंटिंग, एक तो हंटिंग वर्क रहेगा, हंटिंग के साथ साथ दूसरा जो वर्क रहेगा वो रहेगा फिशिंग। ये इनको जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्षेत्र इनका पाया जाता है। तो प्राकृतिक वातावरण की हमने कहा कि जिस प्रकार से टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो इक्वेटोरियल रीजन के दोनों तरफ का ये पूरा क्षेत्र रहता है। टेम्परेचर ईयरली, अगर एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देखने को मिलता है। 28 से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। बारिश की बात करें कि बारिश कितनी होती है, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक होती है, पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं। कहा जाता है कि लगभग, कहा यूँ जाता है कि मैं नहीं गया हूँ इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन जैसा सुना है और जैसे आर्टिकल पढ़े हैं तो लगभग 450 फीट ऊंचे आपको यहाँ पर पेड़ देखने को मिलती है, और इन्हीं के बीच में कई नदियां बहती हैं। तो जहाँ नदियां बहती है तो उन नदियों के बीच में, जैसे कि अफ्रीका रीजन की अगर बात करेंगे, अफ्रीका की मुख्य नदी है यहाँ पर कांगो नदी। तो कांगो नदी के आसपास के क्षेत्र में इसके अलावा इतुरु नदी है, ITURI, इतुरी रिवर है उसके आसपास। इसके अलावा ओंग नदी है, ओंग नदी है, और कसाई नदी है, कसाई। ये कुछ नदियां हैं जो यहाँ पर है, और इन्हीं नदियों के बीच में ये अलग अलग प्रकार से निवास करते हैं। क्षेत्र की बात करते हैं तो जलवायु हाँ इस क्षेत्र की विषुवत रेखीय यानी इक्वेटोरियल आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगी। हॉट वेट क्लाइमेट है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है,
तापांतर यानी जो टेम्परेचर का जो अंतर है वो आपको कम, अंतर कम का अर्थ होता है कि हाईएस्ट जो डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपको 0.3 डिग्री देखने को मिलेगा, यानी दिन और रात के टेम्परेचर आपको एक समान ही मिलते हैं। एनुअल रेनफॉल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है, बारिश होती है, काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं, यही कारण है कि जंगली जानवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ह्यूमन के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है। रेन फॉरेस्ट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर मिलते हैं वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम इसको डिस्कस करें तो वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार की जो रेन फॉरेस्ट है आपको यहाँ पर हवाईयन कंट्रीज, जो आपके ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये जो ग्रीनी कलर में आपको दिखा रहा है रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट जैसे कि हमने कह रहे हैं अमेजोन के जंगल में, अमेजोन के जंगल के अंतर्गत हमने पढ़ा यहाँ पर बोरो जनजाति रहती है। इसके अलावा ये इतूरी जो रेन फॉरेस्ट है, इतूरी नदी या इसको कॉन्गो, उसकी जो रेन फॉरेस्ट में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पिग्मीज को, पिग्मी यहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडागास्कर के जो लॉलैंड्स जो फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत के अंदर भी जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन तीसरी जो हम ट्राइब्स को पढ़ेंगे, जिसे यहाँ पर हर्बन रेन फॉरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर हम सकाई और सैमांग को डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेज में। तो इन जगह पर ये ट्राइब्स पाई जाती है, कैसे अपने एनवायरनमेंट से ये सर्वाइव करती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी में हमने जैसे कि कहा पिग्मी, अब पिग्मी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पिग्मी का क्षेत्र, पिग्मी किस क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो विषुवत रेखीय पेटी क्षेत्र में निवास करते हैं। 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अफ्रीका का कांगो क्षेत्र, अफ्रीका में ये कांगो क्षेत्र है, यहाँ पर आप इंडेक्स में देख सकते हैं द पिग्मीज ऑफ कैमरून, टोगो एंड जायरे, ठीक है। और ये है वाइड स्प्रेड लोकेशन ऑफ नॉर्थन कांगो, ये काफ़ी फैलाव, यानी मेन जो रीजन है वो ये रीजन है, फिर उसका स्प्रेडिंग हो गया, वो आगे आगे फैलते गए। तो ये जो रीजन है सेंट्रल अफ्रीका का, वहाँ पर ये निवास करते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे क्षेत्र, तो पश्चिमी गैबॉन, गैबॉन की बात करें तो अफ्रीकन रीजन में यहाँ पर ये गैबॉन, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ये गैबॉन से पूर्व में युगांडा तक, पूर्व में तो युगांडा तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। केन्या के ठीक ऊपर अगर आप पाएंगे, अगर आप मैप के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं तो जो जायरे है, जायरे के बाद ये यहाँ पर जैसे जायरा खत्म होता है तो जायरा के ऊपर यहाँ पर युगांडा है। युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला, कंपाला यहाँ की कैपिटल है युगांडा की। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा इनका जो स्टेट फैला हुआ। इसके अलावा ये इतूरी जो रिवर है, इतूरी रिवर जो यहाँ पर बहती है, कांगो और कांगो के जब पैरेलल यहाँ पर एक नदी और बहती है इतूरी, इतूरी नदी को ही शायद ये कांगो रिवर कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अलग है। इतूरी नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास में क्षेत्र पाया जाता है। फिर बात करते हैं इसके अलावा कहाँ पर रहता है, तो फिलीपींस और न्यू गिनी। न्यू गिनी की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन के ठीक ऊपर की तरफ, यानी ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर की तरफ ये जो रीजन है ये इसे कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी। देखिएगा यहाँ पर ग्रीनिश एरिया दे रखा है, तो ये सारे के सारे इन पिग्मीज या पिग्मीज से रिलेटेड जितनी भी जो ट्राइब्स है उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सोलोमन आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, तुवालू है, फिजी है, तो ये सारी की सारी जो जगह है वहाँ पर पिग्मी जनजाति रहती है। दिखने में कैसे होते हैं तो इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। हाइट कम होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेट इनका निकला हुआ रहता है, तो ये भी कुछ इनकी विशेषताएं हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं जैसे कि हम यहाँ पर जान पाएंगे। तो इनकी शारीरिक गठन की बात करें, शारीरिक गठन को अगर देखें तो कद जो है काफ़ी छोटा होता है। देखिएगा आगे आने वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे हम कि कद को हम किस प्रकार से कंपेयर करते हैं। 3 से 4 फीट ही इनकी हाईएस्ट हाइट होती है।
जो त्वचा है वह पीले रंग की या भूरे रंग की होती है, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए। आगे आने वाली जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो जबड़े बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, तो इसे हम एक स्पेशल जब रेसेज को पढ़ेंगे तो रेसेज में आप देखेंगे तो निग्रिटो टाइप्स या हम कह सकते हैं जो निग्रो टाइप्स जो रेसेज है उनमें इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो जबड़े बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, काफी चौड़ा रहता है, नाक चपटी, आंखें बड़ी, ये आपको याद करने होंगे, बाल छल्लेदार, ये कुछ विशेषताएं होती हैं निग्रो ट्राइब्स की। काफी बलवान होते हैं, साहसी होते हैं और निर्भीक होते हैं। देखिएगा बलवान, साहसी और निर्भीक, ये जब व्यक्ति किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में रहता है, जंगल में रहता है या पहाड़ पर रहता है, तो ये वहां पर नेचुरली ये जो गुण होते हैं, ये ट्रेड्स जो है उनमें आसानी से डेवलप हो जाते हैं। सरवाइव करने के लिए जानवरों के पीछे इन्हें पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, तो काफी स्पीडली ये पेड़ों पर चढ़ लेते हैं। काफी तेज याद रखने की शक्ति है, लेकिन बुद्धि का विकास कम होता है, यानी याद तो अच्छा रहता है, शार्प मेमोरी है, बट लेस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल जो है वो इनमें कम पाया जाता है। यानी कब क्या करना है या सोच विचार करना है, हम बुद्धि को अगर कैरेक्टराइज करें तो हम कई विशेषताएं पाएंगे कि बुद्धि का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं, मतलब किसी कार्य को करने से पहले अगर सोच विचार कर रहे हैं तो वह उसका डेवलपमेंट, बुद्धि के डेवलपमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पर ये कम देखने को मिलता है। संकोची होते हैं, संकालु होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप इनके सामने जाते हैं तो ये आपसे दूर भाग कर जंगल में चले जाएंगे, इसलिए ये काफी संकालु और संकोची होते हैं। और जंगल में दूसरे जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपनी सहयोगी जो टोली है या जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये अलग अलग प्रकार की नकलें निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग किया जाता है हंटिंग के लिए किया जाता है, जानवरों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की आवाज़ें निकाली जाती हैं। भोजन की बात करें कि फूड क्या करता है, देखिएगा जो भी फॉरेस्ट में रहता है तो फॉरेस्ट में रहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका जो फूड रहेगा वो फॉरेस्ट बेस्ड रहेगा। तो जो रूट्स है, कंदमूल का अर्थ होता है रूट्स, इसके अलावा जो फ्रूट्स है, हनी है, इसके अलावा फिश जो है इनका मुख्य भोजन है। केले इनका मुख्य भोजन है, केले मुख्य भोजन है। और जैसा कि वर्णन मिलता है कि कहा जाता है कि एक जो है जो पिग्मी है वो 60 जो बनानाज है इन वन टाइम वो ईट कर जाता है। काफ़ी ज़्यादा पेटू होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसी कारण मैंने कहा था कि पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ रहता है। इसके अलावा कसावा का सेवन करता है। ये चित्र है, कसावा क्या होता है, एक प्रकार की रूट है, इसका ये यूज करते हैं। इसके अलावा खाने के लिए मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ने के लिए मांस का टुकड़ा बांधकर पानी के अंदर डोरी डाल देते हैं और उसमें कांटा फंसा देते हैं, उसके बाद मछली पकड़ते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए वृक्षों की जो टहनियाँ होती हैं वहाँ पर अंजीर, जानते हैं आप अच्छी तरीके से, अंजीर से एक चिपचिपा सा ग्लू निकलता है, उस ग्लू को वो लगा देते हैं। जैसे ही पक्षी वहाँ पर बैठता है चिपक जाता है, फिर उसको वो पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े हाथी का भी शिकार करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इसको घेर कर शिकार करते हैं। इसके लिए भी एक व्यवस्था है, वो एक बड़ा सा कह सकते हैं कि खड्डा बनाते हैं और खड्डा बनाने के बाद जो हाथी है उस हाथी को ये उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करता है, यानी आवाजें करता है या किसी प्रकार से उसको ले जाते हैं। फिर खड्डे के अंदर गिरा देते हैं। खड्डे के अंदर पहले से ही वो तीर लगा के रखते हैं, जिसके ऊपर हाथी अब गिरेगा तो वो वहाँ पर मर जाएगा। फिर उसके बाद सामूहिक रूप से वो भाले लगाकर वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक पक्षीय विनिमय या छद्म मौन या वस्तु विनिमय प्रचलित है, इसे हम बार्टर कहते हैं। बार्टर का अर्थ होता है इसको जो भी चीज, जैसे कि बांटू एक जनजाति का दूत मिलेगा तो जंगल से बाहर क्या करता है, ये अपने शिकार को रख देते हैं या केले को लाकर जो जंगल में जो चीजें मिलती हैं उसको मिल जाते हैं। छद्म व्यापार का ये अर्थ होता है कि जो सेलर है और जो कंज्यूमर है दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होता है। ये जंगल के बाहर
कुछ वस्तुओं को रख लेते हैं जो जंगल में मिलती हैं और छुप जाते हैं। जो जंगलों के बाहर जो किसान रहते हैं वो उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और उसके बदले वहां पर अनाज या कपड़े वगैरह रख लेते हैं, जिसको लेकर वो चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आते, इसलिए ये वस्तु विनिमय यानी वह वस्तु के बदले वस्तु देकर व्यापार किया जाता है। और छद्म होता है, छद्म यानी वन साइडेड होता है या फिर दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं, तो इस प्रकार का व्यापार इसके अंदर प्रचलित है। कपड़ों की बात करें तो जिस रीजन में रहते हैं उसी से उसके वस्त्रों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो वस्त्र कैसे होता है, तो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। क्यों बस कम होते हैं, तो एक तो यहाँ पर रेनफॉल काफी ज्यादा अधिक होता है। दूसरा, वस्त्र बनाने के लिए यहाँ पर आपको कॉटन या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेदर है वगैरह यहाँ पर नहीं मिलते हैं। एग्रीकल्चर भी नहीं होती है। दूसरी चीजों के बारे में उनको सिंथेटिक जो कपड़े हैं वो भी इनके लिए यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो ज्यादातर ये वृक्षों की छाल है, ये ताड़ जो है, ताड़ का अर्थ होता है पाल्म ट्री। पाल्म के जो पत्तियां होती हैं या चमड़े का जो प्रयोग करते हुए अपने कपड़े बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे जैसे लोगों से संपर्क में आए तो देखिएगा कपड़े भी मिले हैं इनको और कपड़े पहनने लगे हैं, बाकी ये कपड़े नहीं पहनते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति उनकी होती है। इनकी हाइट को अगर देखें, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल लेडी है, और उसके कंपेयर में अगर इसकी हाइट देखें तो देखिएगा ये कैसे या किस हाइट तक रखते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी छोटी हाइट के ये लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मकान की बात करते हैं। तो मकान जो है इस प्रकार से घास फूस के ही बनाएंगे और इनके स्थायी यानी स्थायी आवास नहीं हो। नोमैडिंग लुकिंग फॉर द फूड यानी ये भोजन की तलाश में घूमंतु रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसलिए ये अपने जो मकान है वो स्थायी नहीं बनाते, यानी परमानेंट एकोमोडेशंस यूज नहीं करते, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि हम यहाँ पर कितने दिन रहेंगे। तो वृक्षों पर घास से बनी हुई झोपड़ी यानी ग्रास हट्स बनाते हैं, ट्री के ऊपर जो मचान के रूप में बनाते हैं। नीचे काफी रेप्टाइल्स होते हैं, इस कारण वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए काफी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं या फिर मैदान पर बनाते हैं। तो चारों तरफ यहाँ पर लिख रखा है कि खाई बनाते हैं, यानी चारों तरफ खाई बना देते हैं और खाई के अंदर इस प्रकार से बीज जो पॉइजनस एरो है वो रख लेते हैं, तो खाई में गिरकर वो मर जाता है। इसके अलावा इनके जो मकान है, जो हनी बी जो है, ये आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा सेकेंड ईयर के अंतर्गत। आप देखेंगे सेटलमेंट टाइप का, तो ये बी हनी बी टाइप का या फिर हनी कॉम टाइप का यहाँ की झोपड़ियाँ इनको देखने को मिलती है, यानी काफी गोल गोल जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते देखने को मिलते हैं उस प्रकार के इनके मकान होते हैं। काफी छोटा दरवाजा रखते हैं और उसमें से रैंकर क्रॉवल एंट्री होती है। यहाँ पर काफी बड़ा दे रखा है, लेकिन इससे भी छोटा रखते हैं, बड़ा नहीं रखते। एक तो ऑलरेडी हाइट कम है और दूसरे जानवर घर में ना घुस पाए, इसलिए छोटा सा रखते हैं दरवाजा। इसके अलावा तीर कमान रखते हैं। फिर शाक बनाने के लिए यानी सब्जी बनाने के लिए एक बर्तन रखते हैं, पानी की एक तुम्बी जो है किसी फल का या जो हिस्सा खुला हिस्सा जो होता है, जैसे लौकी का जो तुम्बी बनती है, जो कमंडल होता है, उस टाइप की तुम्बी रखते हैं। और बांस की सीटी बनाते हैं, बम्बू विसल, वो एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए इनका मोबाइल फोन है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये डेटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। डेटर्मिनिस्टिक का अर्थ होता है, याद कीजिएगा, या हम कह सकते हैं नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी कारण ये भूत प्रेत जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इनके अंतर्गत टोटम प्रथा पाई जाती है। टोटम प्रथा का अर्थ होता है कि किसी वृक्ष को ये देवता या किसी चीज को ये देवता के समान मानते हैं। नाचने गाने के शौकीन होता है। जितनी भी ट्राइब्स होती हैं उसमें नाचने गाने की शौकीन तो होती है। एस्किमोज में काफी कम वर्णन मिलता है, बाकी सभी जनजातियां हैं नाचने गाने का शौक रखती हैं। यहाँ की जो फीमेल्स होती हैं वो फिजिकली वीक होती हैं, यही कारण है। और दूसरा यह है कि एक ही प्रकार का भोजन बाहर लंबे समय तक करते हैं,
न्यूट्रिशंस जो इनको चाहिए वो इनको नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि काफ़ी छोटी उम्र में ही ये मर जाते हैं। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशंस के कारण इस प्रकार की स्थिति देखना, यानी इनकी जो जीवन अवधि, जीवन प्रत्याशा होती है वो काफ़ी कम होती है। बांटू प्रजाति से केवल संपर्क आता है, ये बांटू प्रजाति भी इन्हीं में से है। कॉन्टेक्ट ओनली विद द बांटू स्पीसीज या हम कह सकते हैं ये ट्राइब है जिससे ये कांटेक्ट में है, और इनके जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे ही करके हम सरवाइव करें और सरवाइव करते हुए अपने आप को यहाँ पर बनाए रखें, क्योंकि जो सरवाइव करेगा वही रहेगा। तो इस प्रकार से ये पिग्मी जनजाति हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हमने डिस्कस की है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि ये अफ्रीका में रहते हैं, तो यूरोपियन कंट्री के द्वारा यहाँ पर आसपास में उपनिवेश स्थापित किए गए और उसके बाद से पिग्मी लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आज भी ये वनों के अंदर छिपे रहते हैं और अपने आप को सरवाइव रखते हैं। उनको लगता है कि इन नए लोगों, हालांकि वो हमें ट्राइब्स कहते हैं और हम उन्हें ट्राइब कहते हैं, तो नजरिया सेम है, केवल शब्दों का फेर है कि हम उन्हें ट्राइब या जनजाति कहते हैं। तो ये हमसे दूर ही रहते हैं और हमसे संपर्क में, हमारे संपर्क में आना ही नहीं चाहते। तो अगर हम इस प्रकार से इन ट्राइब को अगर इनको अगर संरक्षण नहीं प्रदान करते हैं तो आने वाले समय में ये ट्राइब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ विशेषताएं हमें यहाँ